जी अस्सलाम वालेकुम। कैब 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 81। आज के लेक्चर में सस्टेनेबिलिटी का जो टॉपिक है उसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं। कल के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन में कुछ कंसेप्ट सीखे थे। होम असाइनमेंट आपको दी गई थी। कितने स्टूडेंट्स ने होम असाइनमेंट की है? शाबाश। इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए आज के कंसेप्ट की तरफ चलें। हमने कल के लेक्चर में स्टडी किया था कि सस्टेनेबिलिटी जो है ये एक जो कम्प्रीहेंसिव अप्रोच है, इसमें है कवर होते हैं प्लैनेट, पीपल, प्रॉफिट। आज का जो हमारा लेक्चर है ये इसमें से जो पीपल वाला एलिमेंट है इस पे बेस कर रहा है, जिसमें हमने एक ही चीज़ सीखनी है आज के लेक्चर में सिर्फ। यानी उसने दो मॉडल प्रेजेंट किए हैं और एंड पे कुछ कमेंट्री है, एक्सप्लेनेशन है। लेकिन इस पूरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में जो आज हम कवर करने जा रहे हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, उसने एक ही चीज़ बताई है कि सस्टेनेबिलिटी के हवाले से ऑर्गेनाइजेशंस के स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, यानी स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, और किस स्टेक होल्डर के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट जो इसमें समझने वाला वो ये कि लफ्ज़ शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में क्या फ़र्क है। लफ्ज़ शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में क्या फ़र्क है, बता सकते हैं क्या फ़र्क है? स्टेक होल्डर का मतलब हर वो पर्सन जो कंपनी के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड है कंपनी की एक्टिविटीज़ में, या तो वो कंपनी को इन्फ्लुएंस कर रहा है या कंपनी उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, वो है स्टेक होल्डर। ठीक है, स्टेक होल्डर में जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो है शेयर होल्डर। लेकिन क्या शेयर होल्डर्स ही स्टेक होल्डर्स हैं? इसका जवाब है नहीं। ठीक है, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर्स के अलावा भी बहुत से स्टेक होल्डर्स, क्या बता सकते हैं कौन कौन से? मैनेजर या एम्प्लॉय, शाबाश। और मजीद? कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, एनजीओस, बैंक्स, सोसाइटी, कम्युनिटी एट लार्ज, ये सारे स्टेक होल्डर्स। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी के हवाले से क्या कंपनी को इन्हें इंगेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे बताइए। यानी कंपनी को सस्टेनेबिलिटी के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है ये इन लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए या नहीं, या आसान अल्फाज में क्या ये लोगों को कोई फर्क पड़ता है कि कंपनी सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है या नहीं? फर्क पड़ता है। ओके भाई, फर्क कैसे पड़ता है? जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ेगा? यानी गवर्नमेंट किस लिए इंटरेस्टेड है, क्या क्या बता सकते हैं कि किस पर्पस के लिए? रेगुलेशन को कंप्लाई करना होता है, करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। सोसाइटी या कम्युनिटी किस लिए इंटरेस्टेड है? हाँ, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, उन पे नेगेटिव इन्वायरमेंट होगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा उन पे। कस्टमर्स कैसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं प्रैक्टिसेस से? अगर गुड सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस कंपनी फॉलो करेगी तो वो एथिकली कंप्लायंट कंपनी समझी जाएगी। कस्टमर ऐसी कंपनी पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, एम्प्लॉयज भी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज अगर सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है तो एम्प्लॉय भी ऐसी कंपनी का हिस्सा बनना पसंद करेंगे, लॉयल होंगे कंपनी के साथ। तो बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं। आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपको ये सिखाएगा कि सारे स्टेक होल्डर एक जैसे नहीं होते और हर स्टेक होल्डर के साथ एक जैसी स्ट्रेटजी यूज नहीं की जा सकती। यानी स्ट्रेटजी से मुराद मेरी क्या है? स्ट्रेटजी से मुराद मेरी ऐसी नहीं है कि वो जैसे हमने चैप्टर 4-5 में स्टडी किया था, मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर एग्जांपल, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, नहीं। यहाँ पे स्ट्रेटजी से मुराद ये है कि किस स्टेक होल्डर को कितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है सस्टेनेबिलिटी के हवाले से। कुछ स्टेक होल्डर्स को हो सकता है हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़े और कुछ स्टेक होल्डर जो है वो कम इंफॉर्मेशन भी उनके लिए रेलिवेंट हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक है
स्टेक होल्डर्स एंड सस्टेनेबिलिटी। अगर आप इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के टाइटल पे फोकस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या कह रहा है। ठीक भाई, आज पता नहीं क्या थोड़ा तबीयत है, ठीक है, 2 पैनाडोल ला दीजिएगा और 1 चाय गरम। ठीक, स्टेक होल्डर एंड सस्टेनेबिलिटी। अगर आप इसके टाइटल पे फोकस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या डिस्कस हो रहा है इसमें। क्या डिस्कस हो रहा है भला? सस्टेनेबिलिटी के हवाले से स्टेक होल्डर कौन से हैं और कौन से वाला स्टेक होल्डर को हमने कैसे ट्रीट करना है। सबसे अहम मैसेज क्या है इसमें कि सारे स्टेक होल्डर्स इक्वली ट्रीट नहीं होंगे। ये कंसेप्ट तो पक्का कर लीजिए। तो इसमें हम आपको क्या सिखाएगा? स्टेक होल्डर्स को क्लासिफाई करना और फिर डिसाइड करना कि किस स्टेक होल्डर को हमने कैसे कम्युनिकेशन करनी है, उसके साथ कैसे ट्रीट करना। ये 2 चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट। ठीक है, ये स्टेक होल्डर की डेफिनेशन हमने सीख ली है कि स्टेक होल्डर की एक बड़ी क्लासिफिकेशन की जाती है। ये कोई इतना अहम कंसेप्ट नहीं है, लेकिन चूंकि है बुक में इसलिए आपके साथ शेयर किया जा रहा है। कुछ स्टेक होल्डर होंगे इंटरनल और कुछ स्टेक होल्डर होंगे एक्सटर्नल। इंटरनल स्टेक होल्डर कौन से है? विद इन द कंपनी काम करें। जैसे फॉर एग्जांपल कौन से हो सकते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर्स? एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट, शाबाश। एक्सटर्नल कौन से हो सकते हैं? गवर्नमेंट, सोसाइटी, कस्टमर, सप्लायर। अच्छा, कस्टमर और सप्लायर को ना वो कहता है कि ये हैं तो एक्सटर्नल, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है, लेकिन कंपनी के साथ क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, तो सम टाइम इनको हम कहते हैं कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो इंटरनल स्टेक होल्डर में शेयर होल्डर है, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर, एम्प्लॉयज हैं, स्टाफ एसोसिएशन है। ये इंटरनल हो गए। यानी बेसिकली 2 बड़ी कैटेगरी है, एम्प्लॉयज हैं और शेयर होल्डर है। बाकी उसने एम्प्लॉयज की टाइप्स बताई हैं, सीनियर एम्प्लॉय है, स्टाफ है, डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, वगैरह वगैरह। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन से हैं? गवर्नमेंट। अच्छा, इनको ना टाइप के लिहाज से तो नहीं, लेकिन इसको यूज समझिए कि एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर आपको दे रहा है। ये लिस्ट आगे चल के आपके काम आएगी। आपने कन्विंस होना है कि वाकई के क्या ये सारी लिस्ट में जितने भी लोग हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। ये चीज ध्यान में रखनी है। इंटरनल स्टेक होल्डर में पढ़ के देखिए क्या सारे कंपनी के साथ कनेक्टेड हैं, इनका इंटरेस्ट कंपनी के साथ कनेक्टेड। ओके, एक्सटर्नल में कौन कौन है? गवर्नमेंट, रेगुलेटरी बॉडीज, सप्लायर्स, कस्टमर्स, लोकल कम्युनिटी, प्रेशर ग्रुप जैसे एनवायरमेंटल या ह्यूमन राइट्स ग्रुप होते हैं। ठीक है, वो कंपनी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है कि कंपनी इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस को फॉलो करे। एनजीओ वगैरह जो नॉर्मली होती हैं, मीडिया और जनरल पब्लिक। ठीक है, ये समझ आ गया। उसने क्या बताया हमें आपको कि कंपनी के टिपिकल स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। अब आपको एनालिसिस करना सिखा रहा है। ये है असल चीज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। कह रहे अब हम आपको सिखाएंगे कि स्टेक होल्डर्स कितने टाइप्स के हैं और आपने इनको किस तरीके से मैनेज करना है, एंगेज कैसे करना है इनको। इसमें 2 थ्योरीज है, एक मेंडोस पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स और दूसरा है स्टेक होल्डर रेडार। ठीक है, जो मेंडोस पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स है ये क्या करता है? ये स्टेक होल्डर को क्लासिफाई करता है 4 ग्रुप्स में। अच्छा, एक कंसेप्ट है स्टेक होल्डर मटेरियलिटी। इसका मतलब, मटेरियलिटी का मतलब है इंपॉर्टेंट। तो स्टेक होल्डर मटेरियलिटी का मतलब स्टेक होल्डर को पहचाने और फिर उसके लिए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो उसको डिस्क्लोज करें। ठीक है, यानी आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें अहम स्टेक होल्डर्स के लिए जो भी आपके रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए हर अहम इंफॉर्मेशन, हर मटेरियल इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए। ये छोटा सा कंसेप्ट था। अच्छा, ये जो ग्रिड है पहले इसको समझे। पहले तो मुझे ये बताइए, इस ग्रिड को देख के आपको कोई पुराना कंसेप्ट याद आ रहा है? कौन सा कंसेप्ट वाला? बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स में क्या करते थे? 2x2 मैट्रिक्स था। हम क्लासिफाई करते थे प्रोडक्ट्स को, उसके लिहाज से स्ट्रेटजी डिसाइड करते थे
ये बिल्कुल वही तरीकाकार है, फर्क सिर्फ ये है कि उससे काफी उसका सिंप्लीफाइड वर्जन है, क्योंकि इसमें बहुत सी स्ट्रेटजीज नहीं है। इसमें काम ऐसे ही करना है, नंबर 1 आपने स्टेक होल्डर को क्लासिफाई करना है, नंबर 2 एक्शन डिसाइड करना है किस स्टेक होल्डर कैटेगरी के लिए क्या करना है। बीसीजी मैट्रिक्स था प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन का मैट्रिक्स, और ये पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स जो है ये है स्टेक होल्डर को क्लासिफाई करने का मैट्रिक्स। अच्छा, बीसीजी मैट्रिक्स जो है उसमें हम क्लासिफिकेशन किस बेस पे करते थे? ग्रोथ की बेस पे और रिलेटिव मार्केट शेयर। इसमें जो क्लासिफिकेशन होगी वो किस बेस पे होगी? पावर की बेस पे और इंटरेस्ट की बेस पे। पावर का मतलब क्या है यहाँ पे? पावर का मतलब है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस कंपनी, कि कोई पर्सन कंपनी को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि नहीं। पावर का मतलब क्या है? एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस कंपनी। और इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट का विलिंगनेस टू इन्फ्लुएंस कंपनी, विलिंगनेस टू इन्फ्लुएंस कंपनी, कि कंपनी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं स्टेक होल्डर के नहीं करना चाहते। ठीक है, अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में देखें तो हम अपने रिलेटिव्स को भी इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हमारे कुछ रिलेटिव्स होते हैं कि हम पे पावर है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस है और इन्फ्लुएंस करते भी हैं, वालिदैन। ठीक है, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो हम पे इन्फ्लुएंस करते नहीं और करना भी नहीं चाहते। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट में किसी से बाइंग करते हैं, ठीक है, मार्केट जाते हैं, अपने लिए कुछ कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं। वो जो शॉपकीपर है आपकी डेली लाइफ में उनका कोई इंटरेक्शन तो ज़रूर है। आप मंथली घर के लिए शॉपिंग जो है, ग्रोसरी शॉपिंग जो है वो जिस स्टोर से करते हैं, वो लोग आपके ज़िंदगी में उनका कुछ ना कुछ अमल दखल तो ज़रूर है, लेकिन वो क्या है? बहुत कम। उनकी पावर भी क्या, वो उनके पास पावर है कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर सके? नहीं, पावर नहीं है। क्या विलिंगनेस है इन्फ्लुएंस करने की? विलिंगनेस भी नहीं है, वो इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते आपको। आपकी जिंदगी में उनका कोई अमल दखल नहीं है। छोटी सी ट्रांजैक्शन करे, खत्म। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट कीजिए टीचर की एग्जांपल लेते हैं। अब आपने क्लासिफाई करना है मैट्रिक्स में, क्या टीचर के पास पावर है कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है? यस, उनकी बातें हम गौर से सुनते हैं, कोशिश करते हैं अगर बात अच्छी लगे उन पर अमल करने की भी कोशिश करें। पावर है, लेकिन क्या अमूमी तौर पे इंटरेस्ट होता है टीचर का? नहीं होता। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं तो किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के को इन्फ्लुएंस करने में इंटरेस्ट नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि हमारी पर्सनल लाइफ में जो लोग हमारे से रिलेटेड हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन 4 हिस्सों में। नंबर 1, कितना रोल है पावरफुल उनका हमारी जिंदगी में, कितनी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस है, और दूसरा विलिंगनेस। इसी तरह कंपनी पे भी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप उन सारे स्टेक होल्डर्स को इन 4 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ स्टेक होल्डर ऐसे होंगे जो मोर पावरफुल होंगे कंपनी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, वो कंपनी को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वैसे तो ये क्लासिफिकेशन आपको पता है हमेशा इसमें कुछ जजमेंटल एस्पेक्ट भी जरूर आता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन ये कोई साइंस की क्लासिफिकेशन नहीं है कि तजर्बे करके हमने वो जो साइंस के टेबल शेबल होते हैं तो उस लिहाज से क्लासिफिकेशन की होगी, ऐसी बात नहीं है। मैनेजमेंट में जब भी क्लासिफिकेशन होती है, याद रखिए इसमें अक्सर चीजें हम क्लियरली क्लासिफाई कर लेते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे हमें जजमेंट अप्लाई करना पड़ती। तो अगर पावर के हिसाब से देखें तो मेरा ख्याल है कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, जो गवर्नमेंट है, जो रेगुलेटर्स हैं, जिन्होंने लाइसेंसेस इशू करने हैं, ये लोग मोस्ट पावरफुल है कंपनी में। क्या ख्याल है आपका? आप आर्ग्यू करना चाहें कर सकते हैं, मैंने बताया कोई साइंस नहीं आई है, लेकिन मेरा है ये मोस्ट पावरफुल है। और जो लीस्ट पावरफुल हैं वो कौन से हो सकते हैं? वो है हमारे हो सकते हैं जो जूनियर स्टाफ है, ये हो सकता है। कम्युनिटी है, जो सोसाइटी प्रेशर ग्रुप की बात नहीं कर रहा, मतलब वो जो मीडिया के लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो सोसाइटी में नहीं क्लासिफाई कर रहा। वो सोसाइटी अलग है, मीडिया अलग है, एनजीओज अलग है। एनजीओज प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, उनमें फिर भी कोई पावर है। तो ये पहली चीज आपने क्या करना है, स्टेक होल्डर को क्लासिफाई करना है। किस में क्लासिफाई करना है?
कि कोई स्टेक होल्डर कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है कंपनी को, पावर क्या है, कितना पावरफुल है, ठीक है। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस कंपनी, पावर का मतलब है, इंटरेस्ट का मतलब क्या है, विलिंगनेस, वो इन्फ्लुएंस करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, ये दो चीजें, ठीक है। आपके ख्याल में कौन इन्फ्लुएंस करना चाहता होगा, विलिंगनेस टू इन्फ्लुएंस किस में होगी इन सारे स्टेक होल्डर्स में? गवर्नमेंट विलिंगनेस टू इन्फ्लुएंस भी होगी, हाँ बिल्कुल होगी, गवर्नमेंट ये चाहे लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किया जाए, बिल्कुल। और रेगुलेटरी बॉडी भी विलिंगनेस टू, हाँ बिल्कुल ये भी ठीक है। इस अच्छा कौन से वाले होंगे जो कि विलिंगनेस टू इन्फ्लुएंस नहीं होंगे? लोकल कम्युनिटीज विलिंग टू इन्फ्लुएंस नहीं होंगी। और सप्लायर या कस्टमर, क्या विलिंगनेस टू इन्फ्लुएंस होगी उनमें, क्या वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं? शेयर होल्डर्स, वो शायद सप्लायर्स और कस्टमर प्रोबेबली विलिंग टू इन्फ्लुएंस नहीं होंगे कि हमारी पॉलिसीज को वो, शेयर होल्डर्स विलिंग टू इन्फ्लुएंस होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है, अब ये समझ आया आपको, दो हिस्सों पे, पावर और इंटरेस्ट। कह रहे हैं इसको, इससे हम अपना जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको चार हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। अब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली, पहली क्लासिफिकेशन कौन सी होगी, वो होगी हाई पावर और हाई इंटरेस्ट, पहली क्लासिफिकेशन होगी। ये कौन से लोग हैं, ये इनको नाम दिया जाएगा, इस कैटेगरी को नाम दिया जाएगा की प्लेयर्स। ये यहां पे लिख दे की प्लेयर्स भी साथ किताब में, की प्लेयर्स, ये आ जाएगा कैटेगरी की प्लेयर्स। और ये जो मैनेज क्लोजली है ये इसकी स्ट्रेटजी है। मैनेज क्लोजली का मतलब क्या है कि आपने एक्टिव टू वे कम्युनिकेशन करनी है, इनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर भी करनी है और इनसे फीडबैक भी लेना है, ये है मैनेज क्लोजली का मतलब। कुछ समझ आया? पहली एक्सट्रीम क्या है इस टेबल के अंदर, हाई पावर हाई इंटरेस्ट। इसमें कौन से, इसमें जो स्टेक होल्डर फॉल करेंगे उनको क्या नाम देते हैं, की प्लेयर्स, नीचे लिखा हुआ है की प्लेयर्स, हाई पावर हाई इंटरेस्ट। स्ट्रेटजी क्या होती है इनके लिए, मैनेज क्लोजली का मतलब क्या है, टू वे कम्युनिकेशन, इनको कम्युनिकेट करना भी है, इनसे फीडबैक लेना भी है। दूसरी एक्सट्रीम क्या है, लो पावर लो इंटरेस्ट। ये कौन है, ऐसे लोग जो इन्फ्लुएंस कर भी नहीं सकते और करना भी नहीं चाहते, इनको क्या नाम दिया जाता है, ये है मिनिमल एफर्ट्स। ये कौन सा ग्रुप है, मिनिमम एफर्ट्स। इनको क्या करना है, सिर्फ मॉनिटर करना है, इनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं करनी, ना इनको कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी है या ना डायरेक्ट इनसे फीडबैक लेने की जरूरत है। जो जनरल कम्युनिकेशन सबको होती है वही इनके साथ पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी, डायरेक्ट रिपोर्टिंग इन लोगों के साथ नहीं की जाएगी। डन, ये दो एक्सट्रीम हो गई। हम कर क्या रहे हैं, सीख क्या रहे हैं, स्टेक होल्डर की क्लासिफिकेशन। स्टेक होल्डर की क्लासिफिकेशन इस थ्योरी के मुताबिक, पावर इंटरेस्ट थ्योरी के मुताबिक कितने हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं हम, चार हिस्सों में। पहली क्लास क्या है, हाई पावर हाई इंटरेस्ट, ये कौन सी कैटेगरी कहलाती है, क्या, की प्लेयर। दूसरी क्या है, लो पावर लो इंटरेस्ट, ये मिनिमम, इनको क्या करना है, सिर्फ मॉनिटर करना है। ओके, अच्छा अब चलते हैं हाई पावर लो इंटरेस्ट। ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप्स जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते, हाई पावर लो, इनको क्या नाम दिया, ये जो नाम है ये दिया कीप सेटिस्फाइड, इनको नाम दिया कीप सेटिस्फाइड। पावर हाई है, इंटरेस्ट लो है, क्या करना है, कैसे इनको सेटिस्फाई रखना है कि इनके साथ कम्युनिकेशन करनी है, हमारी कम्युनिकेशन होगी और इनके कंसर्न को हमने सेटिस्फाइड करना है, यानी ये हमसे नाराज ना हो, ठीक है। कीप सेट, क्यों नाराज ना हो, ये अमूमी तौर पे इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, मैं डिस्टर्ब नहीं करेंगे,
लेकिन अगर कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई इनके इंटरेस्ट को, फिर हो सकते हैं। जैसे ऐसे शेयर होल्डर्स जो कि जिनकी इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली स्मॉल है, वो इंटरेस्टेड हैं, क्या क्या कंपनी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं हो। कहेंगे ठीक है आप इन्वेस्टमेंट करें, जब तक बिजनेस चल रहा है हम इसको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। हाँ, जहां पे प्रॉब्लम शुरू हुई वहां पे हम उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इनके लिए क्या स्ट्रेटजी? हाँ जी, ये मीडिया भी कह सकते हैं, इस कैटेगरी में आ सकता है कि क्या मीडिया का इन्फ्लुएंस है? मीडिया नहीं, मीडिया की पावर नहीं है, मीडिया के पास पावर नहीं है। हाँ, वो विलिंगनेस टू इन्फ्लुएंस हो सकता है कि अपनी प्रमोशन के जरिए से हमारी एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। और नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है? पावर लो, इंटरेस्ट हाई। ये कौन से लोग हैं? ये ऐसे लोग हैं जिनका जो 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 पावर ने इन्फ्लुएंस नहीं रखते, ठीक है, लेकिन करना चाहते हैं। इन्फ्लुएंस है नहीं, समझ रहे हैं? अब एबिलिटी नहीं है, विलिंगनेस है। ये है कीप इन्फॉर्म। इनका क्या करना है? रेगुलर अपडेट्स करनी है, क्योंकि इन फ्यूचर वो कह रहा है कि ये इन्फ्लुएंशियल हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट है ना इनका, इंटरेस्ट। जैसे ये फॉर एग्जांपल कौन हो सकते हैं? ये हमारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, पावर में नहीं है इस वक्त। ये जूनियर एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूं, सीओ सीएफओ की बात नहीं कर रहा। पावर में नहीं है, अगर ये क्या इन फ्यूचर पावर में आ सकते हैं? करंटली पावरफुल नहीं है, ठीक है, लेकिन इन्फ्लुएंस करना, जैसे अपनी सैलरी बढ़ाना चाहते हो, अब वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव करना चाहते हो, तो ये एक मैट्रिक्स है जो हमारे स्टेक होल्डर्स को कितने हिस्सों में डिवाइड करता है? 4 हिस्सों में। किस बेस पे? पावर और इंटरेस्ट। कैटेगरी कौन कौन सी है? कैटेगरी है हमारे, कैटेगरी है हमारी 4। कौन कौन सी कैटेगरी? एक हाई पावर हाई इंटरेस्ट, दूसरा लो पावर लो, ये एक्सट्रीम। हाई पावर हाई इंटरेस्ट, इस ग्रुप के लिए कौन सी स्ट्रेटजी है रेलिवेंट? मैनेज क्लोजली। मैनेज क्लोजली का मतलब क्या है? टू वे कम्युनिकेशन करनी है, इन तक बात पहुंचानी भी है और इनके कंसर्न को रिजॉल्व भी करना है। टू वे कम्युनिकेशन, ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेक होल्डर है। और जो लीस्ट इंपोर्टेंट स्टेक होल्डर है वो कौन से है? लो पावर लो इंटरेस्ट। इनके लिए क्या स्ट्रेटजी है? सिर्फ मॉनिटर करना है, इनको हमें कोई हैप्पी रखने की कोई जरूरत नहीं, इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर इसके बाद कौन सी है? हाई पावर लो इंटरेस्ट। जैसे कोई ऐसे शेयर हो जिनकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट है लेकिन वो कंपनी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, उन्होंने और भी बहुत सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्योंकि उनके पास शेयर्स हैं, करते नहीं है, ठीक है। इनके लिए कौन सी स्ट्रेटजी होगी? कीप सेटिस्फाइड, यानी इनको इनका डिविडेंड मिलता रहे, ये खुश रहेंगे, ये कुछ नहीं कहेंगे, इनके लिए रेलिवेंट चीज है। और फिर लो पावर और हाई इंटरेस्ट, ठीक है, ये कौन से लोग हो सकते हैं? जैसे हमारे एम्प्लॉयज, हाई इंटरेस्ट है, अगर आज कंपनी बंद हो जाए, कंपनी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते डिसीजन मेकिंग में, ये हमारे जो जूनियर एम्प्लॉयज हैं उनकी बात कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, लेकिन आज कंपनी बंद हो जाए, क्या ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड यही पर्सन नहीं होंगे? इनके पास पावर नहीं है ये, ठीक है, लेकिन इनका इंटरेस्ट है। क्लियर? इनके लिए क्या स्ट्रेटजी है? कीप इन्फॉर्म, ठीक है, इनको हम इन्फॉर्म रखें, ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्टिविटीज करें। अच्छा, इनको सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, यानी जो ये सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? जो ये बातें कहे वो बातें मानना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए इनको सिर्फ कम्युनिकेट करना है, इनको अपनी कैरियर ग्रोथ स्टेबिलिटी नजर आ रही हो, बाकी इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते किसी चीज में। ये बात समझ आ गई? अभी तक हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स जो है इसमें क्लासिफिकेशन 4 तरह की है, ग्रुप्स को क्लासिफाई कैसे करना है और हर ग्रुप की स्ट्रेटजी क्या होगी। क्लियर? चलिए, अच्छा ये बस इतना यहीं पे है, ये हमारी थ्योरी, पहली थ्योरी जो कि है मैंडलोस पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें छोटी सी एग्जांपल दे रहा है जिससे आपको कुछ समझने में आसानी होगी इसे अप्लाई करने में।
कह रहा है फर्ज कीजिए कि एक कंपनी है ग्रीनर फ्यूचर टेक्सटाइल्स, पाकिस्तानी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है। ये प्लान करता है कि हमने अपने प्रोजेक्ट्स को सोलर पे कन्वर्ट करना है और एथिकल बिहेवियर्स को इसके साथ बिजनेस करेंगे। अब ये चूंकि एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं इसके ऑपरेशंस, ये सोलर टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट होने की बात कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज रेगुलेटर्स, आपके ख्याल में ये किस कैटेगरी में आएगा? की प्लेयर्स क्यों बोला? इसका मतलब रेगुलेटर्स जो है वो हमारे की प्लेयर्स होंगे, गवर्नमेंट की प्लेयर्स है, ठीक। अच्छा नेक्स्ट, इंटरनेशनल सुपरमार्केट चेन्स, यानी ये कौन है सुपरमार्केट चेन्स? ये है हमारे कस्टमर, कस्टमर या सप्लायर्स। ये किस कैटेगरी में? कीप सेटिस्फाइड, कि इसने कहा कि ये पावर हाई है इनकी लेकिन इंटरेस्ट कम है। ये कस्टमर और सप्लायर्स की पावर हाई क्यों कह रहा है? कीप सेटिस्फाइड स्ट्रेटजी है ना इनके लिए। इंटरनेशनल सुपरमार्केट चेन्स कौन है? ये कस्टमर्स हैं जिनको प्रोडक्ट सेल करनी है, ठीक है, एक्सपोर्ट्स करनी है, तो इनको सेटिस्फाई क्यों? क्या ये पावरफुल है? कस्टमर पावरफुल, कैसे कस्टमर पावरफुल होते हैं? कस्टमर कैसे के एबिलिटी टू, अगर वो ऑर्डर कैंसिल कर दे, लेकिन क्या वो हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे? पावर तो है उनके पास, लेकिन ये एबिलिटी तो है, विलिंगनेस है हमें इन्फ्लुएंस करने की। वो शायद सिर्फ इस हद तक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे कि प्राइसेस कम हो, बाकी हमारी कंपनी के ऑपरेशंस पे इनका इन्फ्लुएंस नहीं होगा। लेकिन हो भी सकता है, जैसे कुछ कस्टमर ये चाहते हैं कि हम बाइंग ऐसी कंपनी से करें जो एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करे, तो इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है। देखिए पावर तो इनके पास है क्योंकि हम इनको सेल कर रहे हैं, सप्लायर्स से भी इसी तरह कह सकते हैं कि पावर है इनके पास, ठीक है। वो हम पढ़ा करते थे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स, ठीक है। लेकिन क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कंपनी का? ये इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क है। कुछ सप्लायर्स को या इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो जो चीज हमें बेच रहे हैं हम उसका क्या इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं। कुछ कस्टमर को भी इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो चीज हमने उनको बेची है वो हमने कैसे बनाई है, किस एनवायरनमेंट में, किन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए बनाई है। लेकिन कुछ कस्टमर ये चाहते हैं कि जो चीज उनको भेजी जाए वो एथिकल बिहेवियर के मुताबिक हो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा आर्गुमेंट आ सकता है, पावर है बायर के पास लेकिन वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, उनके विलिंगनेस टू इन्फ्लुएंस है कि नहीं, इसमें थोड़ा सा आर्गुमेंट है। और बुक के मुताबिक उनमें विलिंगनेस जो है वो लो है, यानी ज्यादातर जो सप्लायर या कस्टमर्स होंगे वो विलिंग टू इन्फ्लुएंस नहीं है, इसलिए उसने उनको कीप सेटिस्फाइड रखना जरूरी है, हाँ जी, ताकि वो हमारे साथ बिजनेस कंटिन्यू करते रहे। और लोकल कम्युनिटी क्या है? इनके पास पावर भी लो है, आम जनरल पब्लिक, और इन्फ्लुएंस भी लो, विलिंगनेस भी लो। तो इनके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी? मिनिमम एफर्ट। क्लियर? यहां पे रुक जाए, सोचिए अभी तक हमने क्या स्टडी किया है। हमने सीखा है पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स के मुताबिक स्टेक होल्डर को क्लासिफाई कैसे करना है, पहली चीज ये, और दूसरा हर क्लास के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? अब एग्जाम में वो केस स्टडीज में से कैसे सेट कर सकता है? केस स्टडी उसी तरीके से जिस तरह बीसीजी मैट्रिक्स की केस स्टडी होती थी ना, अब चूंकि वो मॉडल उस स्टाइल का है तो केस स्टडी का स्टाइल भी लगभग वैसा होगा। बीसीजी मैट्रिक्स में आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता था, कहता था क्लासिफाई करो और मुझे इसकी स्ट्रेटजी बता दो। पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स में क्या करेगा? वो आपको डिफरेंट स्टेक होल्डर की इंफॉर्मेशन देगा और कहेगा कि इसको क्लासिफाई कर दो और इसकी स्ट्रेटजी बता दो। इसमें से याद रखिएगा कि जो बीसीजी मैट्रिक्स का क्राइटेरिया था वो क्वांटिफाइबल था, आप आसानी के साथ डिसाइड 10% से कम है कि 10% से ज्यादा है, वो ये जो क्राइटेरिया है पावर इंटरेस्ट, ये क्वांटिफाइबल नहीं है। इसमें याद रखिए जजमेंटल कुछ क्लासिफिकेशन डिपेंड करेगी। मे बी मेरी क्लासिफिकेशन जो मैंने सोल्यूशन में की है वो कुछ और हो और आपके मुताबिक क्लासिफिकेशन कुछ और। अगर तो क्वेश्चन में क्लियर इंफॉर्मेशन दी गई है फिर तो क्लियर क्लासिफिकेशन होगी। याद रखिए जजमेंट जो है ना, जजमेंट मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपने इसका ओवर यूज नहीं करना। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि हर क्वेश्चन में हर क्लासिफिकेशन में जजमेंट होगी, हर क्लासिफिकेशन में जजमेंट नहीं होती। लेकिन अगर 10 फॉर एग्जांपल आपके सामने आइटम्स आती हैं
उनमें से 2 में जजमेंटल एलिमेंट जरूर होता है। तो किसी किसी जगह पे, ज्यादातर में नहीं लेकिन कुछ कुछ जगहों पे क्लासिफिकेशन करते हुए आपको जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगी। क्लियर जी? ये मॉडल क्लियर हो गया। 2 मॉडल है हमारे पास। दूसरे मॉडल की तरफ चलें। दूसरा मॉडल भी हमें यही सिखाएगा। क्या सिखाएगा भला? स्टेक होल्डर की क्लासिफिकेशन और स्ट्रेटजी, लेकिन उसका जो एंगल है डिस्कशन का वो थोड़ा डिफरेंट है। इसको बोलते हैं स्टेक होल्डर रेडार। स्टेक होल्डर रेडार में वो कहता है स्टेक होल्डर को आप क्लासिफाई करें, आप देखें जो मोस्ट सेंटर में कौन से वाले स्टेक होल्डर को रखना है जो मोस्ट पावरफुल है। फिर उसके बाद आगे जैसे जैसे स्टेक होल्डर बढ़ते जाएंगे वो नेक्स्ट लेयर पे आता जाएगा। 4 लेयर में स्टेक होल्डर को उसने डिवाइड किया है। फर्स्ट लेयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट लेयर में सबसे पावरफुल स्टेक होल्डर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या करता है? अच्छा, ये नाम ज़हन में रखिएगा। क्लासिफिकेशन जो उसने की है कि ये जो हमारा रेडार स्टेक होल्डर रेडार थ्योरी है, ये स्टेक होल्डर्स को 4 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। वो कौन कौन से हैं? कस्टमर, सप्लायर, इन्फ्लुएंसर्स और गवर्नेंस। अच्छा, आपने इसके डिक्शनरी मीनिंग की तरफ नहीं जाना। यानी कस्टमर से मुराद वैसे तो कस्टमर है जिनको हम डायरेक्ट चीजें सेल करते हैं, लेकिन ट्रू मीनिंग में और स्टेक होल्डर भी आ सकते हैं। जैसे वो कह रहा है जी कस्टमर में कौन कौन से हैं? ये वो यूजर्स हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को। एंड यूजर हु पे आर यूज सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। सप्लायर्स कौन से हैं? प्रोवाइड पीपल, मटेरियल एंड नॉलेज फॉर द शिफ्ट। यानी कंपनी के लिए मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं ताकि कंपनी आगे अपने ऑपरेशंस को चला सके। ठीक है, पब्लिक सेक्टर है, इसमें एनजीओस है, ट्रेड यूनियन है। अहम चीज समझने वाली बात क्या है? कस्टमर से मुराद तो हर वो कस्टमर है जिसको हम कुछ ना कुछ प्रोवाइड, जिसको सिर्फ सेल नहीं समझना आपने। कस्टमर से मुराद कौन लोग हैं? जिनको हम कुछ ना कुछ चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें तो सबसे ज्यादा हमारी कैटेगरी आएगी कस्टमर वाली। सप्लायर्स में कौन से लोग हैं? जिनसे हम अपने बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ इनपुट ले रहे हैं। अब इनपुट क्या हो सकता है? सप्लायर से जहन में सिर्फ एक इनपुट आता है, रॉ मटेरियल। लेकिन यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि इससे मुराद सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई नॉलेज है, इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है आपके साथ, कोई आपके साथ फार्मूला शेयर कर रहा है, वो भी आपका सप्लायर होगा। और फिर इन्फ्लुएंसर कौन से लोग हैं? ऐसे लोग जो हमारी कंपनी के बारे में जो लोगों का ओपिनियन है इसको चेंज करते हैं। इन्फ्लुएंसर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस तो सबसे बड़ी एग्जांपल आ गई। क्या सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं? नहीं, पॉलिटिशियंस भी तो हैं। ठीक है, वो भी हमारा जो कंपनी का ओपिनियन, आपने देखा होगा अक्सर कंपनीज जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अपनी एफिलिएशन शो करवाती हैं या पॉलिटिकल पर्संस के साथ, ताकि उनका एक पॉजिटिव इमेज जो है वो लोगों में कम से कम उस पार्टी का जो वोट बैंक है उनमें उनका पॉजिटिव इमेज प्रमोट हो। ये हमारे इन्फ्लुएंसर्स है। और गवर्नेंस में कौन लोग है? गवर्नेंस से मुराद क्या सिर्फ गवर्नमेंट है? नहीं, गवर्नेंस से मुराद हर वो पर्सन है जो कि कंपनी की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है, कंपनी के बारे में बड़े बड़े डिसीजन ले रहा है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट तो है ही है, इसके अलावा क्या है? रेगुलेटर्स। ठीक है, यूएन को छोड़ दे, गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स। तो इसने भी क्लासिफिकेशन की है, कंसेप्ट वही है, मिलता जुलता, कि हमने स्टेक होल्डर को कैसे क्लासिफाई करना है कि 4 कैटेगरीज में। कौन कौन सी कैटेगरी? कस्टमर, सप्लायर, इन्फ्लुएंसर और गवर्नेंस। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन का तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट है। अब आगे ये क्लासिफिकेशन करने के बाद नेक्स्ट वो हमें बता रहा है कि आप क्या स्ट्रेटजी डिसाइड कर सकते हैं। यानी ये हमारे स्टेक होल्डर है, अब आपने डिसाइड करना है इनसे रिलेटेड स्ट्रेटजीज क्या क्या होंगी। कुछ स्टेक होल्डर ऐसे होंगे जो कि वाइटल। अच्छा, अब इसमें डायरेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं कि जैसे कस्टमर जो है वो हमेशा इस कैटेगरी से रिलेट करेगा, नहीं, वो आपको टाइप ऑफ कस्टमर बता रहा है, कह रहा है आपने खुद डिसाइड करना है इसमें से कौन सी वाली कैटेगरी होगी जो कि वाइटल टू इंगेज है। वाइटल टू इंगेज का मतलब क्या है?
ऐसे स्टेक होल्डर जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। फिर नेसेसरी टू एंगेज, ये कौन से लोग हैं? ऐसे जिनको एंगेज करना चाहिए, यानी इनको एंगेज करना मस्ट, लाजमी है, इनके बगैर तो आप सक्सेस हासिल कर ही नहीं सकते। और नेसेसिटी टू एंगेज क्या है? इनको भी एंगेज करना है, लेकिन ये इतने अहम नहीं है जितने के वाइटल टू एंगेज है। नेक्स्ट, गुड टू हैव ऑन बोर्ड, ये ऐसे लोग हैं जो कि अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी ये लाजमी है, ये जरूरी है, ये आ जाए तो अच्छा है, ना भी है प्रॉब्लम कोई नहीं। और कर्टसी टू इन्फॉर्म क्या है कि इनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से सुने, क्लासिफिकेशन उसने किस पॉइंट ऑफ व्यू से की है कि कौन सा स्टेक होल्डर हमारे लिए कितना जरूरी है। ये क्लासिफिकेशन किस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेक होल्डर रेडार, कि कौन सा स्टेक होल्डर हमारे लिए कितना जरूरी है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है, उसके लिए स्टडी वाइटल टू एंगेज, यानी उसका होना हमारे साथ लाजमी है, वाइटल टू एंगेज। और किसका होना जरूरी है, जरूरी, नेसेसरी। और किसका जो हमारे साथ हो जाए स्टेक होल्डर तो अच्छा है, ना हो तो प्रॉब्लम नहीं है कोई। और कौन से ऐसे हैं जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं? कर्टसी टू इन्फॉर्म, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये कहूं, उसने डायरेक्टली ये लिंक नहीं बनाया कि कस्टमर्स हमेशा फॉर एग्जांपल क्या कर्टसी टू इन्फॉर्म में होंगे, सप्लायर हमेशा गुड टू, ये उसने डायरेक्ट क्लासिफिकेशन, उसने स्टेक होल्डर बताए हैं, स्ट्रेटजीज बताई है। मैट्रिक्स जो था, मैट्रिक्स पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, वो इस थ्योरी से ज्यादा क्लियर या कॉम्प्रिहेंसिव था। क्यों? वो हमें क्लासिफिकेशन भी बताता था, स्ट्रेटजी भी बताता था। इसमें से स्टेक होल्डर तो बताए हैं, लेकिन इस स्टेक होल्डर को स्ट्रेटजी के साथ लिंक नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ, हमें खुद से जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगी। अब अगर मैं आपसे कहूं क्लासिफाई करें, फर्ज करें गवर्नेंस, गवर्नेंस के लिए जो स्टेक होल्डर रेडार, अब ये टर्म्स आपने रेलिवेंट रखनी, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स के कंटेक्स्ट में उसकी टर्म्स यूज करनी है, और स्टेक होल्डर रेडार के कंटेक्स्ट में इसके टर्म यूज करनी है, मिक्स नहीं करना। अब उसने हमें सिखाया नहीं, पहले मुझे बताएं क्या स्टेक होल्डर समझ आ गए कौन कौन से हैं स्टेक होल्डर रेडार में, क्या स्ट्रेटजी समझ आ गई क्या है। अब अगर मैं आपसे कहूं इसको लिंक करें, तो गवर्नेंस को किसके साथ लिंक करेंगे? वाइटल टू चेंज, हाँ ठीक है, चलिए इन्फ्लुएंसर को किस में करेंगे? इन्फ्लुएंसर को नेसेसरी टू एंगेज या गुड टू हैव ऑन बोर्ड? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि नेसेसरी टू एंगेज में है? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है गुड टू हैव ऑन? ओके, यानी अगर इन्फ्लुएंसर्स ना भी आपके साथ हो तो भी चलेगा बिजनेस। ओके, अब अगेन इस पे आर्गुमेंट है, मेरा ख्याल यह है कि इन्फ्लुएंसर जो है वो नेसेसरी टू एंगेज, क्योंकि आजकल के सोशल मीडिया के दौर में सेल्स को बढ़ाने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को साथ में एंगेज करना जरूर है। लेकिन अगेन आपको बताया ये जजमेंट कॉल है, उसने हमें क्लासिफिकेशन नहीं बताई। कस्टमर और सप्लायर्स, कस्टमर सप्लायर्स कर्टेसी टू इन्फॉर्म नहीं, मेरा ख्याल है ये क्लासिफिकेशन होगी गुड टू हैव ऑन बिजनेस, यानी इनको अपने साथ मिला के चलना है। इनका पॉइंट ऑफ व्यू हमने जो है वो उसके साथ अपने सिस्टम को सिंक्रोनाइज करना है, क्योंकि हमारा बिजनेस बहरहाल उसकी सक्सेस इनके साथ अलाइंड है। चले जाए तो प्रॉब्लम भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कस्टमर को चला जाएगा तो हमारा बिजनेस में बड़ा नुकसान होगा, लेकिन बेहतर यही है कि इन लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए जाए। और कर्टसी टू इन्फॉर्म में कौन से लोग हो सकते हैं जो इसमें उसने बताया ही नहीं? उसमें कौन से हो सकते हैं? आम जनरल पब्लिक, जो इनके अलावा जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे वो हमारे कर्टसी टू इन्फॉर्म में होंगे प्रोबेबल। कस्टमर्स जो हैं, कस्टमर और सप्लायर्स वाइटल टू एंगेज नहीं, ये इतने लाजमी नहीं होते कि हम इनकी हर बात माने, या ये कंपनी के जो बड़े डिसीजंस हैं उनमें इन्फ्लुएंशियल नहीं होते, इनको कंसिडर जरूर किया जाता है। ठीक है, आप मुझे बताइए कस्टमर कुछ और कह रहा है, रेगुलेटर कुछ और कह रहा है, क्या एक बराबर है? मेजर स्टेक होल्डर कुछ और कह रहा है, आपका मेजर सप्लायर कुछ और कह रहा है, क्या एक बराबर है? नहीं। तो इसका मतलब जो मेजर स्टेक होल्डर है, जो गवर्नमेंट है, रेगुलेटर्स हैं, वो हमारे गवर्नेंस में आएंगे, ये जो गवर्नेंस है ये हमारे आएंगे। और जो सप्लायर और कस्टमर्स हैं इन्हें आप गुड टू हैव ऑन बोर्ड में
या अगर कोई बड़ा कस्टमर है, बड़ा कस्टमर या कोर सप्लायर है, तो फिर उसको आप नेसेसिटी को एंगेज में इंक्लूड कर सकते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं इसके भी, देखते हैं इसमें कैसे क्लासिफिकेशन कह रहे हैं। अगर वही पिछली एग्जांपल को कंटिन्यू करें, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम स्टेक होल्डर रेडार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो आपने बताना है कौन सा स्टेक होल्डर के लिए कौन सा पार्टिसिपेशन लेवल होगा। पहला, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, वाइटल टू एंगेज। एम्प्लॉयज और सप्लायर्स, एम्प्लॉयज और सप्लायर्स, ठीक है। हाँ, इसने इसे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से गुड टू हैव है, उसने इसे नेसेसिटी टू एंगेज में किया है। वो वाले सप्लायर या कस्टमर या एम्प्लॉयज जो कि टॉप लेवल पोजीशन में होंगे, याद रखें वो नेसेसिटी टू एंगेज में है। लेकिन जो रूटीन के सप्लायर हैं, जो रूटीन के कस्टमर है, जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज हैं, वो नेसेसिटी टू एंगेज में नहीं है, वो किधर होंगे, गुड टू हैव ऑन बोर्ड। ये फर्क ध्यान में रखिएगा। सारे सप्लायर कस्टमर एम्प्लॉयज एक जैसे नहीं होते। जो सप्लायर कस्टमर और एम्प्लॉयज टॉप पोजीशन पे है, बिजनेस के लिए क्रिटिकल है, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी है। बिजनेस देखें, नॉर्मल प्रैक्टिकल भी बिजनेस सारे अपने कस्टमर को एक तरीके से डील नहीं, या सारे सप्लायर को एक तरीके से डील नहीं करते। कुछ को बात कुछ फंक्शन अगर कंपनीज में होते हैं, वो बाकायदा चीफ गेस्ट के तौर पे समटाइम बुलाते हैं अपने कस्टमर्स को, बड़े कस्टमर्स को। हर कस्टमर को तो नहीं बुलाएंगे, तो वेरी करता है। यहाँ पे भी उसने बताया कि अगर वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकल लेवल के एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं या सप्लायर हमें कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो हाईली टेक्निकल है, तो वो मोर पावरफुल होंगे। उनके लिए स्ट्रेटजी क्या है, नेसेसिटी टू एंगेज। नॉर्मल सप्लायर के लिए क्या स्ट्रेटजी है, गुड टू हैव ऑन बोर्ड। और फिर इसके बाद उसने बताया कि कौन से इंटरनेशनल सुपरमार्केट चेन्स, ये गुड टू हैव है। हालांकि ये भी कस्टमर्स हैं, देखा जाए, ठीक है, ये कस्टमर्स है, लेकिन ये वेरियस कस्टमर्स होंगे, कोई ऐसा कस्टमर नहीं है जिसके ऊपर बिजनेस डिपेंडेंट हो। और इसके अलावा मीडिया और जनरल पब्लिक कर्टसी। WWF पाकिस्तान इसको काट दीजिए, ठीक है। ये असल में केस से रिलेटेड स्पेसिफिक एग्जांपल है, वो जब केस करेंगे आप होम असाइनमेंट में, उसमें आप इसको एग्जांपल के तौर पे इंक्लूड करेंगे। हाँ, केस स्टडी में करना क्या होगा, अब अगर इसकी केस स्टडी आएगी, बेसिकली करना क्या होगा, आपने सिर्फ दो काम करने हैं। नंबर, अगर तो वो केस स्टडी पूछता है पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स की, दो काम क्या करने हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है और इसकी स्ट्रेटजी बतानी है। और अगर वो स्टेक होल्डर रेडार करता है, तो आपने स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करना होगा केस स्टडी के अंदर कौन कौन से हैं, और बताना होगा कि किस स्टेक होल्डर के लिए कौन सा पार्टिसिपेशन लेवल जरूरी है। सबसे अहम चीज इसका ध्यान रखना है वो ये कि दो मॉडल्स हैं हमारे सिलेबस में, इनको मिक्स नहीं करना आपने, ठीक है। पावर इंटरेस्ट में आप ये पार्टिसिपेशन के लेवल डिस्कस नहीं करेंगे, और अगर वो स्टेक होल्डर रेडार की थ्योरी पूछता है तो उसमें पावर इंटरेस्ट की टर्म्स को यूज नहीं करना, मॉडल के लिहाज से उसके टर्म्स को यूज करेंगे। क्लियर? पर्पस दोनों का लगभग एक ही है कि आपने आइडेंटिफाई करना है मोस्ट पावरफुल स्टेक होल्डर कौन से हैं, दोनों थ्योरीज का पर्पस यही है। उसके मुताबिक आपने उनको कैसे इंगेज करना है, साथ लेके चलना है। लास्ट कंसेप्ट, स्टेक होल्डर का क्या कोई एक्सपेक्टेशन है आपसे सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, इन्वेस्टर क्या चाहता है, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन क्या। अब देखिए, आपने स्टेक होल्डर बता दिए ना, अब ये कॉमन सेंस का कंसेप्ट है। स्टेक होल्डर की लिस्ट बता दी आपने स्टार्ट में, अब बताइए कि स्टेक होल्डर का क्या मकसद है, इन्वेस्टर का क्या मकसद होता है, कंपनी की प्रैक्टिस। अच्छा, अब आपने पर्पस बताना है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के पर्सपेक्टिव में, यानी शेयर होल्डर का पर्पस ये नहीं बताना टू मैक्सिमाइज वेल्थ, बल्कि शेयर का पर्पस क्या बताना है कि वैल्यू ऐड हो सोसाइटी में, ठीक है, उसकी अपनी वेल्थ भी जनरेट हो और उसके साथ साथ सोसाइटी में वैल्यू भी ऐड हो। एम्प्लॉयज और मैनेजर, इनका एक पर्पस तो ये है क्या कि इनको सेफ वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाए, जॉब सिक्योरिटी हो। सस्टेनेबिलिटी के हवाले से इनका क्या स्टेक होगा, हाँ, फेयर वर्क प्लेस और ट्रेनिंग इन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, एथिकल कल्चर प्रमोट हो। कस्टमर्स, एक तो इनका यह है कि जी प्रोडक्ट्स जो है, इनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो रीजनेबल रेट्स पे मिलती रहे,
ये तो इनका जनरल। सस्टेनेबिलिटी के हवाले से क्या इनका पर्पज है, क्या एक्सपेक्टेशन है कि जो मटेरियल यूज किया जाए वो इको फ्रेंडली हो, नॉन टॉक्सिक मैन्युफैक्चरिंग हो, सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंट हो। यानी जो एक्सपेक्टेशन है, याद रखिए ये सारी एक्सपेक्टेशन, स्टेक होल्डर तो वही है जो आपने आइडेंटिफाई कर लिए पहले, एक्सपेक्टेशन सारी जनरली बतानी। कौन सी एक्सपेक्टेशन है, सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से। गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है, लीगल सस्टेनेबिलिटी के हवाले से लीगल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस की जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मीट किए जाएं, कंपनी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करे। और एनजीओस, ये किस लिए इनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि नो ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या बताया था आपको, ग्रीन वॉशिंग किसको बोलते हैं, जब कंपनी फॉल्स क्लेम करती है कि वो एनवायरमेंटल रेगुलेशन को कंप्लाई कर रही है हालांकि एनवायरमेंटल रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं कर रही होती। तो एनजीओ ये चाहती है कि उनके साथ एविडेंस शेयर किया जाए कि आप जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं। मीडिया है, मीडिया क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहता है, कोई ना कोई खबर इनको मिलती रहे, और वो खबर किसके हवाले से हो, सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, क्रेडिबल सस्टेनेबल आउटकम। और लोकल कम्युनिटीज कि आप जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करें, नेचुरल रिसोर्सेज प्योर हो, उनमें पोल्यूशन ना हो। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में फिर से बताइए हमने क्या सीखा। आज के लेक्चर को अगर सम अप करें, हमने उसमें 3 चीजें सीखी हैं। अगर आपने ये 3 चीजें सीख ली तो इसका मतलब एग्जाम का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आप तैयार हैं। और ये याद रखिए, ये चैप्टर आपने हरगिज नहीं छोड़ना, इसमें से कंफर्म क्वेश्चन आएगा, कंफर्म क्वेश्चन आएगा। और ये छोटा टॉपिक है, इतना मुश्किल भी नहीं है। आज के लेक्चर में हमने 3 चीजें सीखी। आज के लेक्चर का बेसिकली फोकस क्या था, स्टेक होल्डर्स। इसमें हमने पहले सीखा स्टेक होल्डर्स क्या है, कौन से हैं, लिस्ट लिखी, और फिर एंड में जो कंसेप्ट इसके साथ रिलेट किया जा सकता है कि स्टेक होल्डर क्यों इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी में, एक्सपेक्टेशन क्या है इनकी। फिर इसके बाद हमने 2 मॉडल स्टडी किए। उन दोनों मॉडल का पर्पस क्या था कि स्टेक होल्डर्स को क्लासिफाई करना डिफरेंट कैटेगरीज में और डिसाइड करना हर एक के लिहाज से स्ट्रेटजी क्या होगी। उसमें एक जो कॉम्प्रिहेंसिव कह सकते हैं हम, मोर कॉम्प्रिहेंसिव, वो कौन से थे, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, जिसने हमें सिखाया कि हम स्टेक होल्डर्स को पावर और इंटरेस्ट की बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। हाई पावर हाई इंटरेस्ट, हाई पावर लो इंटरेस्ट, लो पावर लो इंटरेस्ट, और हाई इंटरेस्ट लो पावर, इससे क्लासिफाई कर सकते हैं। और हर एक के लिहाज से फिर हमने स्ट्रेटजी डिसाइड करनी है। और नेक्स्ट जो दूसरी थ्योरी थी वो कौन सी थी, स्टेक होल्डर रेडार। स्टेक होल्डर रेडार में हमने क्या सीखा कि हम स्टेक होल्डर्स को क्लासिफाई करेंगे पार्टिसिपेशन लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन सा स्टेक होल्डर के साथ हमारी पार्टिसिपेशन कितनी है, किस लेवल की होगी। तो इसमें जो मोस्ट पावरफुल होते हैं वो कौन से हैं, वाइटल टू एंगेज, फिर इसके बाद नेसेसरी टू एंगेज, फिर गुड टू हैव, और फिर कर्टसी टू इन्फॉर्म या कर्टसी टू कम्युनिकेट। क्लियर, कोई मुश्किल तो नहीं था। अब अगर आपके सामने कोई केस स्टडी दी जाए, क्या स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन बता सकते हैं क्या होगी, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में अगर एक्सपेक्टेशन पूछे, और अगर कोई थ्योरी बता दे आपको स्टेक होल्डर रेडार या पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, उसके मुताबिक आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं स्टेक होल्डर की, स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, और पार्टिसिपेशन लेवल या स्ट्रेटजी क्या होगी ये भी बता सकते हैं। ये ही इसका ऑब्जेक्टिव है। क्लियर जी, एक दफा रीडिंग कर लीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए जी। जैसे भी हो हमेशा उनका इंटरेस्ट हाई होता है, पावर उनके पास नहीं होती। देखिए, कस्टमर्स के पास पावर नहीं होती, वो डिपेंड करता है कस्टमर कौन सा है। कस्टमर और सप्लायर दोनों के पास, और एम्प्लॉयज के पास भी पावर नहीं होती। ठीक है, कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉयज, अमूमी तौर पे इनके पास पावर नहीं होती। लेकिन सारे कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉयज एक जैसे नहीं होते। अगर कोई मेजर कस्टमर हो, मेजर सप्लायर हो, एम्प्लॉय ऐसा हो जो टेक्निकल नॉलेज रखता है, की पोजीशन पे है, तो वो हमारे बिजनेस के लिए वो फिर मोर पावरफुल हो जाता है। हमने वो जो स्टडी किया था बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, उसमें यही कंसेप्ट स्टडी किया था कि सारे बायर और सप्लायर एक जैसे नहीं होते। जिनके पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी वो फिर पावर ज्यादा हो जाएगी। देखिए, इंटरेस्ट उनका हाई है कि लो है, अगेन ये भी इस पे डिपेंड करता है। अब केस स्टडी में इंफॉर्मेशन देगा कि वो हमें कितना बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं। अगर फर्ज कीजिए कस्टमर है, वो 10 लोगों से बाय कर रहा है,
हमसे भी बाय कर रहा है, क्या इंटरेस्ट होगा उसका हमारी कंपनी में? लेकिन अगर कस्टमर ऐसा है जिसकी मेजर बाइंग हमारे से है, फिर उसका इंटरेस्ट, ये आपने क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन को वैल्यूएट करना होगा। स्ट्रेट अवे कह देना कि ये कैटेगरी हमेशा ये जो स्टेक होल्डर है हमेशा इस कैटेगरी में आएगा, ये रिस्की है। आपने पहले क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पहचाननी है केस स्टडी के अंदर कि क्या उसने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिससे हमें उसकी पावर या इंटरेस्ट के बारे में अंदाजा हो जाए। अगर उसने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी है, फैसला उसकी बेस पे होगा। अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी, फिर आप जनरल ये रूल लगाइए कि जो एम्प्लॉयज़ है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, बिल्कुल फिर अप्लाई हो सकता है। लेकिन पहले कोशिश क्या करनी है, केस स्टडी के अंदर जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर दी है उसकी बेस पे क्लासिफिकेशन करें। क्लियर जी? अच्छा, इस पे आज का जो क्विज होगा वो जरूर कीजिएगा, उसमें आपकी ये एबिलिटी जो है वो चेक होगी कि आप क्लासीफाई कर पाते हैं कि नहीं और स्ट्रेटजी रिकमेंड कर पाते हैं कि नहीं। क्लियर जी? आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।